हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो जो एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपी, बीएड, यूपी ट्रिपल एससी, टेट, सी टेट, सुपर टेट, पेट, इन सारी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? पुलिकट, बेम्बडनाड, कोलेरू, लोनार। तो भारत की जो सबसे लंबी झील है वो कौन सी है, ये पूछा गया हमसे। तो भारत की सबसे लंबी झील अगर देखें तो लंबी झील कौन सी है? बेम्बडनाड है। बेम्बडनाड ये भारत की सबसे लंबी झील है। लंबी झील, लंबा मतलब इसकी लंबाई जो है सबसे ज्यादा है। और ये बेम्बडनाड आपकी केरल में स्थित झील है। कहाँ पे? केरल में, बेम्बडनाड। बाकी आप देखोगे तो जो भारत की सबसे गहरी झील है, भारत की सबसे गहरी झील मानसबल झील है। मानसबल कहा जाता है उसको, जम्मू कश्मीर में मानसबल। ये भारत की सबसे गहरी झील है। और सबसे बड़ी झील जो है वो आपकी चिल्का झील है। चिल्का झील ये भारत की सबसे बड़ी झील कहलाती है। और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कहलाती है। तो चिल्का झील ये भारत की सबसे बड़ी झील है। मानसबल झील भारत की सबसे गहरी झील है। और सबसे लंबी झील कौन सी है? वो आपकी बेम्बरनाड झील है जो केरल में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। ठीक है, बाकी पुलकट आप जानते हैं। पुलकट झील जो है, पुलकट झील कहाँ पे है? तो ये पुलकट झील तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु में। और लोनार झील जो है महाराष्ट्र के अंदर है। कोलेरू झील जो है आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसको कहते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना को, भगत सिंह को, जवाहरलाल नेहरू को, अब्दुल कलाम आज़ाद को। तो जो कायदे आजम कहा जाता है, कायदे आजम किसको कहते हैं? तो कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। और इनको कायदे आजम किसने कहा? फजरुल हक ने। फजरुल हक के द्वारा इनको कायदे आजम कहा गया, फजरुल हक के द्वारा। तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा? फजरुल हक ने कहा। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद, अरविंद घोष, शरद चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो पोस्ट ऑफिस ये बहुत पुरानी रचना है। और इस पोस्ट ऑफिस की जो रचना करने वाले लेखक हैं वो कौन है? वो है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा पोस्ट ऑफिस की रचना की गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। पोस्ट ऑफिस से एक नाटक है पोस्ट ऑफिस। तो 2 अंक की नाटक है। 2 अंक में इस नाटक की रचना की गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी रचना की गई, पोस्ट ऑफिस। ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल कौन सा है? ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल किसे कहा जाता है? तो जो ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल होता है वो कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल या नाभिकीय बल। तो ब्रह्मांड का जो सबसे कमजोर बल होता है उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल होता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल को ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल कहा जाता है। नेक्स्ट है, बमाको किस अफ्रीकी देश की राजधानी है? बमाको, तो ये बमाको जो राजधानी है किस अफ्रीकी देश की राजधानी है? तो बमाको आपकी माली की राजधानी है। अफ्रीका में एक देश पड़ता है माली, और उस देश की राजधानी है बमाको। ठीक है, तो बमाको आपके माली देश की राजधानी है। तंजानिया की राजधानी आप देखेंगे तो डोडोमा है। डोडोमा, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। और कांगो की राजधानी जो है किनशासा है। किनशासा कांगो की राजधानी। और लीबिया की राजधानी जो है खून है। खून, लीबिया की राजधानी खून है। ये सारे देश जो है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आते हैं। तो माली
की राजधानी बमाको है, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, और कांगो की राजधानी जो किंशासा है, और लीबिया की राजधानी जो है खून है। चलिए अगला हमारा है, टेंगे किस मध्य एशियाई देश की मुद्रा है? टेंगे, टेंगे किस मध्य एशियाई देश की मुद्रा का नाम है? किर्गिस्तान की, कजाकिस्तान की, तजाकिस्तान की, या उज्बेकिस्तान की? तो जो टेंगे है, ये टेंगे किस देश की मुद्रा है? तो आप देखोगे ये टेंगे जो है तजाकिस्तान की मुद्रा है। मध्य एशियाई देशों के अंतर्गत आते हैं, आप जानते हैं ये सारे जो देश, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे मध्य एशियाई देशों के अंतर्गत आते हैं। और मध्य एशियाई देशों में तजाकिस्तान जो है, इसकी जो मुद्रा है, इस मुद्रा का नाम क्या है? टेंगे है इसकी मुद्रा का नाम। अगला क्वेश्चन है, सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो ये सादिर प्राचीन काल में सादिर किस नृत्य शैली का नाम था, ये पूछा गया है। तो प्राचीन काल में भरतनाट्यम को जो है सादिर कहा जाता था पहले। सादिर या इसे दासी नृत्य भी कहते थे। क्या कहते थे इसको? दासी नृत्य भी, दासी नृत्य। तो सादिर या दासी नृत्य कहा जाता था भरतनाट्यम को प्राचीन काल में। आप जानते हैं भरतनाट्यम जो ये शास्त्रीय नृत्य है, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य में इसका नृत्य किया जाता है भरतनाट्यम का। तो पहले भरतनाट्यम को सादिर नृत्य कहते थे या दासी नृत्य कहते थे। चलिए अगला है, कोपा कप का संबंध किस खेल से है? कोपा कप, तो ये कोपा कप किस खेल से संबंध इसका है? देखिए जो कोपा कप होता है, ये दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत होता है। कोपा कप कहाँ पे होता है? दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका, अमेरिका के अंतर्गत। दक्षिण अमेरिका में बहुत सारे देश हैं जो कोपा कप के अंतर्गत भाग लेते हैं। तो कोपा कप ये फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल में होता है कोपा कप। जैसे यूरो कप होता है फुटबॉल का, उसी तरह से कोपा कप होता है फुटबॉल का। यूरो कप में आप देखेंगे तो यूरोप के बहुत सारे देश भाग लेते हैं। कोपा कप में दक्षिण अमेरिकाई देश भाग लेते हैं इसके अंतर्गत, कोपा कप के अंदर। तो कोपा कप जो होता है फुटबॉल के अंदर होता है। नेक्स्ट है हमारा, बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है? बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है, ये पूछा गया है। तो बैसाखी कहाँ पर मनाया जाता है, ये पूछा गया है। बैसाखी कहाँ मनाया जाता है? तो आप देखोगे बैसाखी जो है ये कहाँ मनाया जाता है? ये प्रमुख रूप से पंजाब के अंदर मनाया जाता है बैसाखी। कहाँ पे? पंजाब के अंदर। ठीक है, तो बैसाखी पंजाब के अंदर मनाया जाता है। अगला है, कौन सा ग्रह सूर्य का विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है? सूर्य का विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? जो सूर्य का, सारे ग्रह जो है सूर्य का जो है अ, अ, किस दिशा में चक्कर लगाते हैं? तो पश्चिम से पूरब की दिशा में चक्कर लगाते हैं। लेकिन ये ग्रह जो है विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला है। तो ये विपरीत दिशा में चक्कर लगाता कौन सा ग्रह है? तो आप देखोगे शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है ये सूर्य का विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है, मतलब ये पूरब से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाता है। बाकी सारे जो ग्रह हैं वो एक दिशा में चक्कर लगाते हैं, आठों ग्रह। ठीक है, तो ये विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह है। अगला है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला,
तीव्र गति से मतलब कम समय में कौन सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है? तो आप देखोगे बुध जो है ये सबसे तीव्र गति से चक्कर लगाने वाला ग्रह है। कौन सा? बुध। बुध जो है सबसे तीव्र गति से चक्कर लगा लेता है। ये 88 दिन में अपना चक्कर सूर्य का पूरा कर लेता है। सूर्य का कितना दिन में चक्कर लगाता है? 88 दिन में। ठीक है, तो तब सबसे तीव्र गति से कौन सा हुआ? बुध हुआ। ये सूर्य का सबसे तीव्र गति से चक्कर लगाता है, जो 88 दिन में चक्कर लगाता है। ठीक, तो 88 दिन में बुध का जो है चक्कर लगाता है। बाकी आप देखोगे सबसे जो सबसे ज़्यादा समय लेता है जो ग्रह बुध का चक्कर लगाने में, बुध का चक्कर लगाने में वो कौन सा है? वो आपका बृहस्पति है। क्या कहते हैं ये? वरुण है। वरुण ग्रह, वरुण ग्रह जो है ये सूर्य का सबसे ज़्यादा समय लेता है चक्कर लगाने में। ठीक है, क्योंकि ये सूर्य से काफ़ी दूर है और सूर्य से काफ़ी दूर होने के कारण इसके चक्कर लगाने में काफ़ी समय लग जाता है। और बुध सबसे नज़दीक का ग्रह है, इसलिए इसको चक्कर लगाने में सूर्य का सबसे कम समय लगता है। चलिए अगला है, गोंड जनजाति निवास करती है। गोंड जनजाति कहाँ पर निवास करती है? सिक्किम के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, त्रिपुरा के अंदर या केरल के अंदर? तो जो गोंड जनजाति है ये कहाँ निवास करती है, ये पूछा गया है। तो गोंड जनजाति आप देखोगे तो ये निवास करती है आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति आपकी गोंड जनजाति। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अलावा ये गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में भी रहती है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में भी यह जनजाति निवास करती है। और भारत की यह जो है सबसे बड़ी जनजाति कहलाती है। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति है भारत की। तो जब भी पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है, तो गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति समूह है। आंध्र प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में भी यह जनजाति निवास करती है। ठीक है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण किस अंग में होता है? भ्रूण अवस्था में, जब एक हमने कहा एक शिशु भ्रूण अवस्था में पल रहा होता है गर्भ के अंदर, तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण किस अंग में होता है? आरबीसी का निर्माण आप जानते हैं अस्थियों में होता है आरबीसी का निर्माण, लेकिन भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, ये पूछा गया है। तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण जो होता है वो कहाँ पर होता है? यकृत में होता है और प्लीहा में भी होता है। तो बी सी दोनों में भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में मतलब लीवर में और प्लीहा के अंदर, जिसको स्प्लीन कहते हैं, इन दोनों के अंदर होता है। तो लीवर और स्प्लीन दोनों के अंदर भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है। अगला है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? टिक्का रोग, तो टिक्का रोग किस फसल में होता है? तो ये जो टिक्का रोग होता है सरसों में होता है कि धान में होता है, बाजरा में या मूंगफली में? तो टिक्का रोग आपका होता है ये मूंगफली में होता है। मूंगफली में होने वाला रोग है टिक्का रोग, मूंगफली के अंदर होता है टिक्का रोग। तो आप देखोगे इसकी पत्तियों पर जो है इसको लीफ ब्लैक डार्क डार्क भी कहते हैं। तो पत्तियों पे एक काला काला धब्बा हो जाता है, उसी को कहा गया है टिक्का रोग। मूंगफली की पत्तियों पे काला काला जो है धब्बा लग जाता है, तो वो होता है आपका टिक्का रोग। तो मूंगफली का है टिक्का रोग। इसके अलावा आप देखोगे तो बहुत सारे अन्य रोग भी हैं, जैसे आप जड़ गलन देखते हैं, जड़ गलन रोग, गेरुई रोग, किट रोग, ये भी सारे मूंगफली के होने वाले रोग हैं। ठीक है, हमने कहा ये भी सारे मूंगफली को होने वाले रोग हैं। जैसे आप देखो ये सारे रोग, जड़ गलन रोग, गेरुई रोग, किट रोग, ये भी मूंगफली में होने वाले सारे रोग हैं। सॉरी, आलू में ब्लैक हार्ट कारक कौन सा है? ब्लैक हार्ट जो रोग होता है, ब्लैक हार्ट
रोग आलू में होता है, तो इसका कारक क्या होता है, क्यों होता है ब्लैक हार्ट रोग आलू में? पोटेशियम की कमी के कारण, तांबे की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण, बोरोन की कमी के कारण। तो आप देखोगे ब्लैक हार्ट रोग जो होता है वो आलू के अंदर अंदर भाग में, आंतरिक भाग में एक जो है सड़न सा पैदा हो जाता है और वो काला हो जाता है। उसी को आलू को ब्लैक हार्ट रोग इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि एक सड़न और या काला धब्बा हो जाता है आंतरिक भाग में, पूरी तरह से अंदर भाग में। तो ये ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। ऑक्सीजन, जैसे आप देखेंगे जब स्टोरेज वगैरह में आलू रखा जाता है, वहाँ पे जिन आलू के पास तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, जहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचता, वहाँ तक क्या होता है, आलू में ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है उन आलूओं में। तो ये ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, और जब खासकर जब ये कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा जाता है तो उस दौरान ये रोग होता है, जहाँ तक ऑक्सीजन की सप्लाई जो है अच्छी तरीके से नहीं होती। आप जानते हैं वहाँ जो शीतलन व्यवस्था होती है कोल्ड स्टोरेज में, फ्रीजर लगा होता है, तो उसके दौरान जब ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई जिन आलूओं तक नहीं पहुंचती, उन आलूओं में ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। अंदर देखेंगे आलू काट कर तो अंदर पूरी तरह से अंदर भाग में जो है काला सा और सड़न सा आपको दिखाई देगा। इसके अलावा आलू में कुछ अन्य रोग होते हैं, अंगमारी रोग और ब्लैक लेग और अर्ली ब्लाइट रोग होते हैं। ठीक, तो आज हमने डिस्कस किया स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो बार बार आप देखोगे रिपीट करके पूछे जाते रहते हैं, और ये अति संभावित क्वेश्चन थे जो परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो आज हमने इसको डिस्कस किया, और कल हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ अन्य क्वेश्चनों को। जब भी देखेंगे आप तो जो अलग अलग परीक्षाओं में बार बार रिपीट करके पूछे जाते रहते हैं। तो कल वाले क्लास में हम कुछ अलग क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो पूरा क्लास देखने के लिए आपका थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।